हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था फंक्शनल ग्रुप्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। बट हाइब्रिडाइजेशन पर आने से पहले मैं आप लोगों को कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स अबाउट शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स के बारे में क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि आपको ये जो लेक्चर है ये ईज़िली समझ आ जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया आपको पढ़े हुए और आप जो है ना अपनी हार्ड डिस्क जो है बिल्कुल फॉर्मेट करके बैठे होंगे। सो मुझे ये ज़रूरत पेश आई है कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा दूं शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स के दरमियान डिफरेंस का। ठीक है, तो देखो शेल्स का तो आपको बड़ा डिटेल्ड पता है, छोटी छोटी क्लासेस से ही आप पढ़ते आ रहे हैं कि शेल्स क्या होते हैं। बेसिकली न्यूक्लियस के अराउंड जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिनको आप प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स बोलते हैं या शेल्स बोलते हैं, जहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो उन ऑर्बिट्स को आप बेसिकली क्या बोलते हैं, शेल्स बोलते हैं। और जनरली इनको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनको नाम आप कैसे देते थे, के एल एम एन के का नाम देते थे आप इनको, कि पहले शेल को आप के शेल बोल देते थे, दूसरे को एल शेल, तीसरे को एम शेल और चौथे को एन शेल, अप टू सो ऑन। फिर इन शेल्स में आपको इलेक्ट्रॉन्स का भी अंदाज़ा होता है। 2n² का जो फार्मूला था, इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स, फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से आप फिलअप करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको बेसिकली काफ़ी अच्छे से आइडिया था। हम बात कर लेते हैं आगे सब शेल्स की। अब सब शेल्स क्या होते हैं? सब शेल्स बेसिकली सब डिवीजन होती है शेल्स की। ठीक है, किस सब शेल्स से मिलकर क्या बने हुए होते हैं, शेल्स बने हुए होते हैं, आपके प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स बने हुए होते हैं। राइट, सो सब शेल्स आपने 4 तरह के सब शेल्स आपने पढ़े थे, एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल एंड एफ सब शेल। ठीक है, सो ये 4 तरह के आपने सब शेल्स पढ़े थे। राइट, अगर मैं इनके अगर आपको मैं नाम बताऊं तो एस का जो नाम होता है उसका नाम होता है शार्प। ठीक है, इसी तरह पी वाले सब शेल का क्या नाम होता है, प्रिंसिपल। डी वाले सब शेल का क्या नाम होता है, डिफ्यूज। और एफ वाले सब शेल का क्या नाम होता है, फंडामेंटल। अब इनके नाम के जो पहला अल्फ़ाबेट है ना, ठीक है, एस पी डी एफ, सो इस तरह से आप इनको रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि इन सब शेल्स में आते हैं। ठीक है, अगर आप एस सब शेल की बात करें तो एस सब शेल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी तरह जो पी सब शेल है उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह से जो डी सब शेल है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ शेल सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स तक आ सकते हैं। राइट, तो ये हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्बिटल्स की। अब ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, जो एटम का सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस, उसके अराउंड एक ऐसी स्पेस होती है, एक ऐसा क्लाउड होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आप उनको ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अब ऑर्बिटल्स, इसकी डेफिनेशन की तो आपको समझ आ गई होगी। अब हर सब शेल कंटेन करता है कुछ ऑर्बिटल्स। राइट, जैसे अगर आप एस सब शेल की बात करें तो इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, एस ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक, इसी तरह जो पी सब शेल होता है ये 3 ऑर्बिटल्स कंटेन करता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। ठीक हो गया, एस में एक ही सब शेल होता है और पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। राइट, इसी तरह अगर आप डी सब शेल की बात करें तो डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, अब हम डी और एफ को हम आपके लेवल पे स्टडी नहीं करते। ठीक है, हम कह देते हैं कि ये कम्प्लेक्स इनकी शेप होती है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि जो डी सब शेल है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसी तरह से जो एफ सब शेल है उसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, डी वाले का चलो मैं आपको नाम भी बता देता हूँ कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें, डी एक्स वाई, डी एक्स जी, डी वाई जी,
dx² y² एंड dz²। सो इस तरह से ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं d सब शेल में, ठीक है। इसी तरह से जो f सब शेल है उसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक बात और कि अकॉर्डिंग टू, आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एवरी ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कि हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसे अब s सब शेल है वो एक ही ऑर्बिटल होता है जो कि s ऑर्बिटल बोलते हो आप उसको, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब देखें p जो सब शेल है उसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अगर हम ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड करें तो p सब शेल जो है वो 3 ऑर्बिटल्स पे कंसिस्ट करता है, राइट, px, py और pz। अब px में भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, py में भी और pz में भी। इस तरह से टोटल जो p सब शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सिमिलरली अगर आप d सब शेल की बात करें तो d सब शेल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स में हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो इस तरह से 10 इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा। इसी तरह जो f सब शेल है उसमें टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, क्योंकि f सब शेल के 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 7 के 7 ऑर्बिटल्स, हर ऑर्बिटल 2-2 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करेगा, राइट। सो ये तो हो गया जी शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इसमें फर्दर ये भी क्लियर कर देता हूँ कि जो px, py और pz ये जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, इनकी चलो शेप्स मैं आपको बता देता हूँ कि अगर s ऑर्बिटल की अगर आप बात करें तो इसकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल शेप होती है s, ठीक हो गया। जो p ऑर्बिटल होते हैं उनकी जो शेप होती है वो इस तरह से डम्बेल शेप होती है, ठीक है। अब p x y z का क्या मतलब है कि पी एक्स जो होगा वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, ठीक है। इसी तरह जो पी वाई होगा वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। इसी तरह जो पी जी होगा वो जी एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, ठीक हो गया। सो ये तो थे आपके शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स। उम्मीद है अब आप लोगों को थोड़ा बहुत ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, हम लोग अब देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन। अब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग देखेंगे, इसी की हम लोग बेसिकली हमारा जो कंसर्न होगा वो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन से ही कंसर्न होगा, ठीक है। अब वो हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है और कैसे होती है वो हम बाद में आते हैं उस पर, बट सिंपली अभी हम देखते हैं जो कि आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आते हैं, ठीक है, कि डिफरेंट एलिमेंट्स की आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट की थी। सो वही हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूँगा, अभी जस्ट जैसे आपको मैं समझा रहा हूँ वैसे समझते जाएं, ठीक है। अब जैसे कार्बन है, कार्बन की जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 6 एटॉमिक नंबर होता है, मीन्स कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है। 9-10 में आप लोग यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते थे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको ज़रा ऑर्बिटल की फॉर्म में राइट कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो p सब शेल है वो 3 ऑर्बिटल्स पे कंसिस्ट करता है, px, py एंड pz। अब इनको फिल कैसे करते हैं वो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि हम एक इलेक्ट्रॉन्स पहले डालते हैं इन ऑर्बिटल्स में, ठीक है, फिर बच जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को फिर दोबारा से आप इन ऑर्बिटल्स में डालते हो, राइट। अब हमारे पास टोटल p जो सब शेल है उसमें हैं ही 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो पहला इलेक्ट्रॉन हमने px में डाल दिया और दूसरा py में डाल दिया, तो pz क्या हुआ? pz जो होगा वो खाली होगा, ठीक है। सो कार्बन की इस स्टेट को आप क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ग्राउंड स्टेट क्यों बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट आप इसीलिए बोलते हैं इस स्टेट को कि इस स्टेट में, इस पोजीशन में ये जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है, इनमें इस अरेंजमेंट में, इस पोजीशन में इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है, लोएस्ट एनर्जी स्टेट होती है ये, इस वजह से आप इसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट बोलते हैं,
ठीक हो गया। सो देखें, अगर आप इस ग्राउंड स्टेट को देखें, ग्राउंड स्टेट में आपको दो जो ऑर्बिटल्स हैं px एंड py, उनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। ठीक हो गया। सो यहां से ये रिजल्ट निकलता है कि जो कार्बन है उसको तो सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होनी चाहिए, दो बॉन्ड बनाने चाहिए उसको, एक इलेक्ट्रॉन्स यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जरूरत है। ठीक है। सो इसको जस्ट दो बॉन्ड बनाने चाहिए, बट ये क्या होता है, ये टेट्रावेलेंट होता है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 4 बॉन्ड बनाता है ये। ठीक है। सो इस कंसेप्ट को समझने के लिए बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस था वो इंट्रोड्यूस हुआ, राइट। अब होता क्या है, होता कुछ इस तरह से है कि ये जो 2s वाला जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये यहां से एक्साइट करता है एक इलेक्ट्रॉन, यहां से एक्साइट करता है कहां पर, pz में। ठीक हो गया। अब एक्साइट का क्या मतलब है कि एक्साइट का मतलब है उसने एनर्जी गेन की और वो हायर ऑर्बिटल में शिफ्ट हो गया। ठीक हो गया। इस स्टेट को आप क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट कर गया, उसने एनर्जी गेन की और वो मूव कर गया हायर एनर्जी ऑर्बिटल में, राइट। अब क्वेश्चन ये रहा कि ये किस तरह से एनर्जी गेन करता है, कहाँ से इसने एनर्जी ली। सो ये क्वेश्चन जो है आपके इस टॉपिक में थोड़ा सा एंड पर बताया हुआ है, बट मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। देखें, एक आपने टर्म पढ़ी थी एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, के ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट या एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, कि सिस्टम से बाहर आती है। सो जितने भी आपके जो बॉन्ड मेकिंग के प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें बॉन्ड बन रहे होते हैं, नए बॉन्ड बन रहे होते हैं, वो तमाम के तमाम जो हैं वो क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, राइट। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब जब कार्बन डिफरेंट एटम्स से बॉन्ड बनाता है, ठीक है, अब जैसे जैसे कार्बन और वो एटम्स जो जिनके साथ कार्बन ने बॉन्ड बनाना है वो करीब आ रहे हैं, ठीक है, करीब आते हुए अभी बॉन्ड नहीं बना प्रॉपर, ठीक है, रास्ते में ही आहिस्ता आहिस्ता से एनर्जी जो है वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है, रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। सो वही एनर्जी जो रिलीज हो रही है जब एटम्स करीब आ रहे हैं टू मेक बॉन्ड्स, ठीक है, सो वही एनर्जी ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है वो अब्जॉर्ब करेगा और एक्साइट कर जाएगा हायर ऑर्बिटल में, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में, राइट। सो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक हो गया, अभी तक यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप ग्राउंड स्टेट की बात करें, ग्राउंड स्टेट में जो ये ऑर्बिटल्स होते हैं इनमें एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और इनको एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंग कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, बट कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पर आपके पास अब ये 4 ऑर्बिटल्स आ गए, ठीक है, और हर ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन की इनको ज़रूरत है। सो मीन्स कि 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो 1s2 में, ठीक है, इनको बोलते हो आप कोर इलेक्ट्रॉन्स। कोर इलेक्ट्रॉन्स आप उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं दैट आर नॉट अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, ठीक है, क्योंकि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं ना। ये 1s मतलब पहले शेल के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, इनको इसलिए आप क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ज़रा हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। हाइब्रिडाइजेशन को हम डिफाइन कर लेते हैं और मैं आपको दोबारा ये भी बताता हूँ कि क्यों ज़रूरत पड़ी हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है, क्या हेल्प मिलती है आपको हाइब्रिडाइजेशन से। अब हाइब्रिडाइजेशन का अगर आप मीनिंग देखें, हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग होता है मिक्सिंग, ठीक है, मिक्स करना। अब हम किस चीज़ को मिक्स कर रहे हैं, ज़रा मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ, ठीक है। ओके, हाइब्रिडाइजेशन को आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एटम
ऑफ द सेम एटम हैविंग डिफरेंट एनर्जीज एंड शेप्स, मीन्स कि एक ही एटम के वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट है, आपने उनको मिक्स करना है, ठीक है, टू फॉर्म न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिनको आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अब नए बनने वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे उनको आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे। उनकी जो एनर्जी और शेप होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं, राइट। सो इस तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करते हैं। अब मैं ये बता देता हूँ आपको कि हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या हेल्प करता है, क्यों हमें हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, वाई हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसका आंसर कुछ इस तरह से है, टू एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंड टू एक्सप्लेन शेप्स, या जिसको आप क्या बोलते हैं, जियोमेट्री भी बोलते हैं, किसकी, मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। एक तो बॉन्ड की फॉर्मेशन, बॉन्ड कितने बनने हैं और किस तरह से बनने हैं, ठीक है, इसकी आपको एक्सप्लेनेशन देती है हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा क्या होता है कि शेप्स या ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, आपको ज्योमेट्री या शेप के बारे में पता चल जाता है मॉलिक्यूल की, कि किस तरह की ज्योमेट्री है, किस तरह की शेप है, राइट। सो इस तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं और ये हेल्प मिलती है आपको हाइब्रिडाइजेशन से, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ज़रा हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स के ऊपर। फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने टाइप्स पढ़ी हुई हैं, sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर बेसिकली हम लोगों का कंसर्न होगा कार्बन से, ठीक है। हम लोग कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे और कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनमें हम देखेंगे sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को। क्यों हम देखेंगे कार्बन को, क्योंकि आपको पता है कि हम क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आपको पता है कि कार्बन जो है वो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। तो हमारा जो मेन कंसर्न होगा वो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन से ही होगा, राइट। अब हम ज़रा डिफाइन कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन की पहली टाइप, विच इज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि sp3 नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, एक s और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, राइट। उनको आपने मिक्स करना है, जिनकी शेप और एनर्जी डिफरेंट होगी, राइट। अब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप मिक्स कर रहे हैं ना, याद रखिएगा उतने ही नए हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है। अब अगर आप 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो मिक्स कर रहे हैं तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनकी एनर्जी और शेप क्या होगी, सेम होगी, राइट। तो इस तरह से आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करते हैं। अब ये बनते कैसे हैं, एक s और 3 p ऑर्बिटल्स आपने मिक्स करने हैं, ठीक है। अब s की आपको शेप पता है कि s की शेप क्या होती है, स्फेरिकल शेप होती है, राइट। और p की डंबल शेप होती है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, एक s और 3 p, ये ऑर्बिटल्स मैंने मिक्सअप करने हैं। ये हो गया s ऑर्बिटल, ये हो गया py, pz एंड px ऑर्बिटल। जब ये मिक्स होंगे सो हमेशा याद रखिएगा कि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आप मिक्स कर रहे हैं ना, तो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। वो कैसे होंगे, वो कुछ इस तरह से होंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक है। अब देखें, ये जो आपने एक s और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स किए हैं, तो नए बनने वाले जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, ये हर ऑर्बिटल क्या होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा ये, ठीक है। क्योंकि इसमें एक s और 3 p के रिजल्ट में ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट हो रहे हैं, राइट। अब इनकी आप देख रहे हैं शेप भी सेम है, ठीक है। और इन चारों sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी, राइट। अब हम देख लेते हैं इसकी एग्जांपल। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ
कि इस लेक्चर के एंड पर जब हम sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन भी क्लियर कर चुके होंगे, उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके सामने कोई एक कंपाउंड गिवन है, ठीक है, कोई फार्मूला गिवन है, सो उसमें आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट शो कर रहा होगा सेंट्रल एटम, ठीक है, कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन की टाइप होगी, इसमें sp3 होगी, sp2 होगी या sp होगी, ठीक है। यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। अब इसकी एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं मीथेन को, विच इज़ CH4, ठीक है। अब मीथेन की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है कि एक कार्बन है और उसने 4 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ होता है, ठीक है। अब अगर आप इस मीथेन को देखें, इसका जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। सेंट्रल एटम क्या होता है कि जिसके अराउंड दूसरे एटम्स होते हैं, वो एटम जो कि दूसरे डिफरेंट एटम्स से सराउंडेड होता है, या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को आप क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम बोलते हैं, और वही बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। अब यहाँ पे अगर आप कार्बन को देखें, कार्बन के अराउंड कितने ग्रुप्स हैं, 1 2 3 एंड 4 ग्रुप्स। अब ग्रुप्स की मैं बात कर रहा हूँ तो वो एक एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा एटम्स भी हो सकते हैं, राइट। सो आपने जस्ट ये देखना है कि कार्बन के अराउंड कितने ग्रुप्स हैं, मीन्स के किन किन ग्रुप्स के साथ कार्बन ने बॉन्ड बनाया हुआ है। सो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 1 2 3 एंड 4 ग्रुप्स हैं। ये 4 ग्रुप्स आपको देखकर अंदाज़ा हो जाएगा कि यार 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप होंगे और 4 नए क्या बनेंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, राइट। सो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं ज़रा जहाँ पर मैं छोड़ कर गया था, एक्साइटेड स्टेट के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर इस केस में कार्बन क्या करेगा, कार्बन में 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप होंगे, ठीक है। अब अगर आप कार्बन की यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट देखें, सो यहाँ पर ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, ठीक है, एक s और ये 3 p, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जब एक s और 3 b एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं तो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, और हर ऑर्बिटल को आप क्या बोलते हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलते हो। सो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा कि 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, जिनमें हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। क्लियर हो गई चीज़। शेप्स आप लोगों को पता है कि कुछ इस तरह के 4 क्या बन जाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाएंगे। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें सो कुछ इस तरह से इनकी शेप होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि जो शेप होती है ना, ये 3D होती है, 3 डायमेंशनल शेप होती है, बट यहाँ पर आपको 2D में, क्योंकि आपका जो पेपर होता है वो 2D होता है, बोर्ड जो है वो 2 डायमेंशनल है। सो आपको समझाने के लिए कुछ इस तरह से बनाकर दिखा दी जाती है, बट ये जो 4th ऑर्बिटल होता है ये बैक साइड पे होता है, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। सो इस तरह से ये जो 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं कार्बन के, सो इस तरह से ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, और इनमें हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखें, हर ऑर्बिटल के साथ एक एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल अटैच होगा। अगर आप हाइड्रोजन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। 1s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, मीन्स के जो हाइड्रोजन है उसमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एक ही ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। सो इस तरह से क्या होगा कि 4 हाइड्रोजन वाला जो s ऑर्बिटल्स हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से क्या कर लेता है, शेयरिंग कर लेगा। सो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी, और इन 2 ऑर्बिटल्स के दरमियान जो एंगल होता है वो कितना होता है, 109.5 का। अब आप देखो यहाँ पर देखने में आपको ये बॉन्ड ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको पहले क्लियर किया कि ये जो शेप होती है इसकी, ये 3 डायमेंशनल होती है, ठीक है। तो ये 4th ऑर्बिटल होता है, ये बैक साइड पे होता है इसकी, ठीक हो गया। बट हर ऑर्बिटल के दरमियान जो एंगल होता है वो कितना होता है, 109.5 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। और अगर आप इसकी जियोमेट्री की बात करो, शेप इसकी कैसी होती है, वो टेट्राहेड्रल शेप होती है, मीन्स के 4 कॉर्नर वाली,
ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है कि इस तरह से ये 4 कॉर्नर्स बन जाएंगे इसके, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल शेप होती है। सो इस तरह से आपने देख लिया कि मीथेन में जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, राइट। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये जो आप यहाँ पे बॉन्डिंग देख रहे हैं sp3 ऑर्बिटल्स के दरमियान और हाइड्रोजन वाला जो s ऑर्बिटल है उसके दरमियान, ये sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करते हैं तो उसमें सारे के सारे बॉन्ड्स क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। अब सिग्मा बॉन्ड का आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको आप क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो चारों बॉन्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं ये हेड टू हेड ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये जो 4 के 4 बॉन्ड्स होंगे ये क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इथेन की। अब इथेन का क्या फार्मूला होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला राइट करूं सो ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अब देखें ये कंपाउंड आपके सामने लिखा हुआ है, इसका फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर भी आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। देखें इस कार्बन को अगर आप देखें सो ये कार्बन देखें, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप और ये पूरे का पूरा 4th ग्रुप, मीन्स कि ये कार्बन यहाँ पर भी 4 ग्रुप्स के साथ अटैच्ड है, राइट। सो इट मीन्स कि ये वाला कार्बन भी शो कर रहा होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मीन्स कि 4 ग्रुप के साथ अटैच है तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप होकर 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट कर रहे होंगे, जिसको ऑब्वियसली आप क्या बोलते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। इसी तरह से आप इस कार्बन को देखिए कि 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप एंड ये सारे का सारा जो है ये 4th ग्रुप अटैच है इस कार्बन के साथ। तो इसमें मौजूद दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे होंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ज़रा इसके स्ट्रक्चर की तरफ। अब जैसे देखें ये कार्बन है, ठीक है, एक sp3, दूसरा, तीसरा, चौथा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सो ये कुछ इस तरह से अरेंज्ड होंगे, ठीक है। इसी तरह जो दूसरा कार्बन होगा, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये, दूसरा ये, तीसरा ये एंड 4th वाला कुछ इस तरह से अटैच होगा, ठीक हो गया। ये चारों के चारों क्या हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं और हर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इस कार्बन का और दूसरा इस कार्बन का, ठीक है। इसी तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैच है, राइट। अब देखें ये कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, मीन्स के एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ने यहाँ पर बॉन्ड बनाया हुआ है। अब ये भी आप देखें कि हेड ऑन अप्रोच है, हेड ऑन ओवरलैप है, सो इसको भी आप क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। अब हर कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोजन अटैच हैं। हर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन का एक s ऑर्बिटल अटैच होगा जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसी तरह से ये 3 हाइड्रोजन भी यहाँ पर बॉन्ड बनाया हुआ होगा इन्होंने, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन्स के जो बॉन्ड्स हैं ये भी आप देखिए कि हेड ऑन ओवरलैपिंग है, ये भी तमाम के तमाम बॉन्ड्स क्या हैं, सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है और दूसरा कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, ठीक है। सो उम्मीद है अब आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप भी अभी भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है दैन आप मुझे मेल कर दिया करें या नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, ठीक है। sp2 और sp जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है दैन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।